वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं दयानंद बरनवाल और अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टोटल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एरर को डिस्कस कर रहे थे। टोटल 180 सवाल थे। हम लोग टोटल 150 सवाल कर चुके हैं और आज ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एरर की 30 सवाल की लास्ट वीडियो जो है, इसकी पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए आप कितनी चीज़ों को सीख पाएँ और कितने ग्रामेटिकल पैटर्न अपना मजबूत कर पाए हैं। इस शिफ्ट में जो सबसे अच्छा मेरे को सवाल लगा वो लगा 100 करके जो एक आया है, और मैं इसमें आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो आप तक आज तक आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन कभी एप्लीकेशन को लेकर सुना नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन वो आप कभी एप्लीकेशन उस स्तर पे कर नहीं पाए होंगे जो समझना चाहिए। एग्जाम में आप बैठ के सोच रहे होंगे यस लगाएं नहीं लगाएं, नंबर काउंट करें, ये करें वो करें, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये सिंपल में बन जाएगा आपका। अब कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, जो आपके सामने फर्स्ट सवाल है, धीरे धीरे पहुंचते हैं वहाँ पे। लिखा हुआ है, हु पेन दिस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्टीशन। देखिए, एक बुक का निर्माण हुआ है किस पर? हिस्ट्री इंडियन पार्टीशन का, यानी भारत विभाजन के इतिहास पर एक बुक बना है। तो उसको कौन पेंट किया? पेन मतलब लिखा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो कोई सब्स्टिट्यूशन जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। पेंट मतलब लिखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन स्पाइट ऑफ हर ऑल एयर एंड ग्रेसेस। देखिए, एक सवाल मैंने आपको बताया था कि एंड के बाद यदि नाउन है तो एंड के पहले भी नाउन होगा। सिंपल थ्योरी है। एंड के पहले, मान लीजिए भारत तुरंत भर्ब है तो इसके पहले भी भर्ब होगा। सिंपल। यदि नाउन है तो नाउन के सामने जो भर्ब का फॉर्म है वो भी, नाउन के सामने जो ऐसे या इस लगा हुआ है तो यहाँ भी लगेगा। नाउन के साथ जो भर्ब का फॉर्म है वो भी भर्ब का फॉर्म यहाँ से यहाँ होगा। और ये हर कंडीशन में लागू होता है, हर कंडीशन में, समझे, हर कंडीशन में लागू होता है। ध्यान दीजिए, इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है तो इसके पहले भी जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, यानी यहाँ एयर्स हो जाएगा। ठीक है, एयर्स एंड ग्रेसेस, एयर्स एंड ग्रेसेस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल बनता है कि एयर्स एंड ग्रेसेस का मतलब क्या होता है। सोचिए कि एयर तो अनकाउंटेबल नाउन है, एयर को तो हम लोग गिन नहीं सकते। तो बताइए एयर्स एंड ग्रेसेस का मतलब फिर क्या हुआ, क्यों इसमें एस जोड़ा गया? देखिए, एयर ग्रेसेस जो है ना आपका एक ईडियम है। एयर एंड ग्रेसेस क्या है आपका? एक ईडियम है। और ईडियम इसी तरह होते हैं। ईडियम का कोई हाव भाव नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है। और एयर्स एंड ग्रेसेस मतलब क्या होता है कि एक तरह का बिहेवियर है जिसमें आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हो। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एयर्स एंड ग्रेसेस मतलब सुपीरियरिटी, एक दिखावा जो उसको बोलते हैं, या है ना, एक दिखावा जिसको बोलते हैं। ठीक है, दिखावा। एयर्स एंड ग्रेसेस मतलब क्या हो गया? दिखावा। ठीक है। तो स्पाइट ऑफ ऑल हर एयर्स एंड मतलब उसके हर दिखावे, सी हैड वेरी फ्यू टैलेंट्स। उसके बहुत सारे बड़बोलेपन, दिखावापन के बाद भी उसके पास कम ही टैलेंट है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, लिखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़ा भी नहीं रहा है। ठीक है। तो वो चीजें सुविधा हम आपके लिए करें। देखिए, यहाँ पे लिख वर्ड है इन डेंजर। इन डेंजर मतलब होता है खतरे में डालना। ठीक है। ठीक है, इन डेंजर एक जो जानवरों का वगैरह देखती होगी, कौन सी यूनिट है मुझे पता नहीं, लेकिन जानते होंगे इन डेंजर करके उनकी एक लिस्ट होती है, इन डेंजर लिस्ट। इन डेंजर लिस्ट मतलब इस लिस्ट में क्या बोला जाता है कि वैसे जानवरों को रखा जाता है जो खतरे में है ना, या जिनके विलुप्त होने के चांस होते हैं, उन्हें इंडेंजर्ड स्पेसीज की लिस्ट में रखा जाता है। यूएनओ या किसी का एक सूची निकलते रहता है, उसमें इंडेंजर्ड स्पेसीज की लिस्ट, मतलब वैसे जानवर होते हैं जो खतरे में है, मतलब उसके लुप्त हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, इंडेंजर मतलब खतरे में है। इंडेंजर मतलब क्या हुआ? खतरे में। डेंजर, इन डेंजर, यानी इन डेंजर यानी डेंजर में है, खतरे में है। वाटर पोल्यूशन नॉट ओनली इंडेंजर्स ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो आवर इन्वायरमेंट, कि खतरे में कोई चीज नहीं है ना। ओनली इन डेंजर्स, खतरे में ह्यूमन हेल्थ को डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। या आप यहाँ पे सेटर भी प्रयोग नहीं होगा, क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कॉज कारण नहीं है, हार्म्स होगा। ठीक है। कि वाटर जो पोल्यूशन है ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे बल्कि हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे। खतरे में डालने का मतलब वो लुप्त हो जाएगा, ऐसा कोई केस नहीं है। ओनली इन डेंजर्स ह्यूमन हेल्थ मतलब ह्यूमन हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं। सही बात है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका एक जेन्युइन प्रयोग नहीं है। दूसरी चीज आप समझिए कि यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करने बोला है। सब्स्टिट्यूट मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन बोला है कि इंडेजर के सामने आप कौन सा एक और ऑप्शन लगा सकते थे। यदि इंडेजर मान लीजिए मेरे को बोला नहीं चुनना है तो आप हार्म्स वाला चुनेंगे। ठीक है। देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट सवाल। मैंने आपको बताया है कि यदि
सेंटेंस में एक भी हिस्सा पास्ट में हो ना, तो उससे रेलिवेंट जितना भी होगा सब पास्ट में चला जाता है, ठीक है। यानी ऐसा कभी ना कोई यहाँ पास्ट यहाँ प्रेजेंट, लिमिटेड चांस है, लेकिन 90% चांस ऐसा होता है कि यदि एक सेंटेंस पास्ट से शुरू हो गया ना, तो बाद में सब पास्ट, या फिर बाद में कहीं पास्ट में जाए, शुरू में सब पास्ट, ठीक है। 90% चांस, 10% केसेस होते हैं जिसमें कुछ कंडीशन बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस होता है कि यदि आपका यहाँ देखिए फॉरगॉट पास्ट में है, V2 है, तो इधर भी V2 हमको चाहिए, है ना। तो व्हेन ही हैंडेड, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस पास्ट से ही शुरू हो गया, तो उसके बाद जितना भी सेंटेंस होगा ना, सब पास्ट में होगा। जनरल सेंटेंस में 90% केसेस में ऐसे होते हैं, अर्थ के आधार पे भी अर्थ बदलता है, तो बस ये दिमाग में रखना कि ऐसा होता है। पिछली वीडियोज में हमने बताया था प्रेजेंट का भी केस आया था कि शुरू में सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हो गया, तो बाद में सब प्रेजेंट होगा यदि एक दूसरे से वो लिंकिंग है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि हिदर स्टडीड रियली हार्ड ड्यूरिंग 6 days इन ऑर्डर टू क्रैक द एंट्रांस एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ आपको चेंज करने बोला है कि या फिर आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुन सकते हो। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन बेस हैदर, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका यहीं से चुनना है आपको, है ना। 6 days, ठीक है। तो स्टडीज रियली हार्ड ड्यूरिंग 6 days, कई बार ऐसा एग्जाम में आ जाए ना, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक डेंजर सवाल है, लेकिन बस ट्रिक है और कुछ नहीं है। एक डेंजर सवाल है लेकिन बस ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जब मिलता जुलता सारा सेंटेंस आ जाए तो आप एक एक वर्ड को मिलाना शुरू कीजिए, अपने आप ऑप्शन छटना सोचेगा। मान लीजिए मैं तीनों को मिलाऊं, तो स्टडीज रियली हार्ड, हार्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, तो रियली सही है, रियल कुछ नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्टडीज रियली हार्ड, ठीक है, ये भी सही है भाई। अब इन दोनों में देखिए, ये हो सकता है कि अंडरनीथ 6 days कोई भी चीज नहीं देता है, यानी ये भी गलत, यानी अब 2 और 4 में से कुछ एक आंसर होगा। अब देखिए, डाइट और दोज में चुनने को बोला, अब इसमें भी मुझे नहीं लगता कि ये सब भी बताने वाली चीजें हो सकती है, लेकिन हो भी सकती है, ठीक है। अब समझना होगा कि ये डाइट किसके लिए आया, दोज किसके लिए आया। ये डाइट 6 days बोलिए, डाइट 6 days बोलिए, या फिर दोज 6 days बोलिए, कौन सा सही होगा। ओबियसली ये सब क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, किसी के लिए आए, किसके लिए आए हैं, इसके लिए आए हैं, है ना। अरे भाई ये प्रोनाउन है तो किसके लिए आया, इसी के लिए तो आया। दैट 6 days, दो 6 days, मतलब इसके लिए प्रोनाउन आया है, ठीक है। इसको ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये मेरा प्लूरल है तो ये भी तो हमको प्लूरल चाहिए, है ना। अगर आपका ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल चाहिए, तो इस तरह से दैट खत्म हो जाएगा, दो जो वाला सही होगा, आनी आपका जो होगा सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हिमा वाज सो अफेक्टेड बाय द मूवी दैट सी हैज नॉट स्पीक ए वर्ड। देखिए लिखा हुआ है सी हैज नॉट, स्पीक का स्पोक या स्पोकन होता ना यहाँ पे, क्यों, हैज हैव के बाद जो है, बार बार मैं बताता हूँ, तीन चीज याद रखिए, V3 भी होता है, V4 भी होता है, नाउन भी होता है, ठीक है। V3 होगा मतलब एक्टिव वॉइस में होगा, V4 होगा पैसिव वॉइस में होगा, सिंपल, है ना। नहीं V4 होगा तो ये नाउन की तरह ही काम करेगा, जेरेंड काम करेगा ये, ठीक है ना, ठीक है। V3 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते, इसी में देखते हैं कौन सा आंसर। अब स्पीकिंग जहां से देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका पास्ट में है, तो मैंने क्या बोला कि यदि इधर पास्ट होगा तो इधर भी सब पास्ट में चला जाएगा, मतलब हमको पास्ट भी ढूंढना है और स्पोकन भी ढूंढना है। तो पास्ट में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या बोला कि ये 90% केसेस होते हैं, मतलब 10% केसेस में कुछ दिख सकते हैं, उस समय आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आखिर क्यों होता है, लेकिन 90% केसेस है कि यदि शुरुआत में पास्ट है तो बाद में पास्ट ही होगा। देखिए हीमा वाज सो अफेक्टेड बाय द मूवी, मतलब घटना पास्ट की है कि हीमा एक मूवी देख रही होगी और उसमें वो बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ा मूवी का, इफेक्ट हुई, दैट सी हैज नॉट स्पीक या वर्ड टू एनीवन फॉर ए वीक। कि पास्ट में बारे में बता रहा है कि उसको एक मूवी इतना मतलब उसको प्रभाव डाला कि वो एक सप्ताह तक बात ही नहीं की, अभी नहीं, है ना। कि मूवी वो पास्ट में देखी होगी और जब मूवी देखी उसके एक सप्ताह तक वो उसने कभी बनानी, दोनों घटनाएं पास्ट की है। तो जब दोनों घटनाएं पास्ट की है तो इसलिए हमको वहां डिड चाहिए, है ना। तो यहाँ पर V3 हमको मैंने स्पोकन के बोला, हालांकि ये डिड लगा हुआ है तो यहाँ V1 सही है आपका, तो जरूरी नहीं था स्पोकन ढूंढने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 157 में, मैं थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है आफ्टर स्टडिंग द एविडेंस थ्रूली, मतलब एक एविडेंस कोई था उसको हम थ्रूली पढ़े, द डिटेक्टिव इनफर्ड। देखिए इनफर्ड मतलब अर्थ निकालना या समझना, है ना, अर्थ निकालना, अर्थ निकालना, इनफर्ड अर्थ निकालना।
अब इसमें से मुझे बोला है कि भाई इनफर्ट की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, तो अनयूजुअली कॉन्सेल्ड बिल्कुल नहीं भाई, कोई सेंस नहीं देता। इंटेंशनली कुछ नहीं, वायलेंटली कुछ नहीं है। लॉजिकली कंक्लूडेड, लॉजिकली कंक्लूडेड, लॉजिकली। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा ब्राइब के बारे में, ठीक है, ब्राइब के बारे में, जहाँ एक अधिकारी को, ऑफिसर को पकड़ा गया, ठीक है। अब वो ऑफिसर बोला कि मैंने तो ब्राइब लिया ही नहीं है, मैंने ब्राइब नहीं ली। उसने साफ साफ बोल दिया। पता है उसे अरेस्ट क्यों, किस क्या कह के किया गया कि ठीक है आपको हियरिंग का पूरा चांस दिया जाएगा, आपको हियरिंग का पूरा चांस दिया जाएगा, ठीक, हियरिंग का पूरा चांस मिलेगा। मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है ना, पॉजिटिविटी तो है बिहेवियर में कि ठीक है आपने लिया या नहीं लिया मतलब नहीं है, आपको चांस दिया जाएगा कि आप अपने आप को प्रूव करो कि आप नहीं हो, है ना। तो वही है कि इनफर्ट उससे कुछ अर्थ निकाल लेगा, चाहे स्थितियां जैसी भी हो, पॉजिटिविटी होती है। तो लॉजिकली कंक्लूडेड यानी वो एविडेंस को पढ़ा और इस तरह से कंक्लूड कर पाया कि क्यों ऐसा हुआ होगा, ठीक है। आप लोगों ने मूवी में भी बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं इस सब को डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉजिकली कंक्लूडेड आपका सही आंसर होगा, यहाँ पे ये आंसर होगा। देखिए लिखा हुआ है 158 में चलते हैं, ठीक है। 158 लिखा हुआ है, माई डैड आस्क माई मॉम टू प्रिपेयर लंच अर्ली एज ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। मतलब बोल दिया कि भाई जल्दी थोड़ा बना देना, आज ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। अच्छा, फीलिंग वेरी हंग्री, इसके लिए एक वर्ड हमको चाहिए। टेरिबल नहीं है, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो चुका है पूरा, स्टाव होगा, भूखा का सेंस होता है, ठीक है, स्टाव बहुत भूखा था, है ना। 159 सवाल पे आते हैं, देयर प्लान टू एक्शन ड्यूरिंग दैट, यानी आपको ये रिप्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, आपके सामने एक सवाल में मेरे को बार बार दिमाग में आ रहा है कि स्टार्व मतलब भूखा होता है, और भी कुछ वर्ड ऐसा है जो आप जानते होंगे कि स्टार्व का और क्या क्या वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं भूखा के केस में। नहीं याद आ रहा। देखिए कुछ मैं, ये सब जो 159 सवाल है ना, वो प्रीपोजिशन बेस्ड सवाल है, प्रीपोजिशन बेस्ड सवाल है। और प्रीपोजिशन बेस्ड सवाल हमेशा आपको तकलीफ देंगे। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है कि यदि ऑफ का प्रयोग हो, है ना, तो इसका का सेंस आता है, टू का प्रयोग हो तो को का सेंस आता है, ओन का प्रयोग हो तो पर का सेंस आता है, जनरल केसेस में, 100% केसेस नहीं, जनरल केसेस में, जनरल, जनरली ऐसा हम लोग हिंदी में भी समझते हैं, जनरली हिंदी में हम लोग ऐसा ही समझते हैं। लेकिन कई बार तो फिक्स प्रीपोजिशन भी होते हैं, है ना, कई बार ये अनफिक्स प्रीपोजिशन आप बोल सकते हो, इसमें अनफिक्स प्रीपोजिशन, अनफिक्स प्रीपोजिशन, जहाँ फिक्स प्रीपोजिशन है उनका बदलाव संभव नहीं होता है, लेकिन प्रीपोजिशन की संख्या बहुत ज्यादा है, आप उसको नहीं समझ सकते, ठीक है। तो कई बार चीजें ना हमें, हम लोगों को याद करनी पड़ेगी कि आखिर ये कह क्या रहा है, और उस आधार पे हिंदी में अर्थ ले जाकर हमें सोचना पड़ेगा कि वो जनरली वो अर्थ हमें दे रहा है जैसा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लान टू एक्शन होगा कि प्लान ऑफ एक्शन। प्लान इन एक्शन कुछ नहीं होता, जब आप प्लान इन एक्शन का प्रयोग करोगे मतलब कुछ एक्शन में कुछ प्लान है, दैट क्रिटिकल सिचुएशन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय ऑल। यहाँ लिखा हुआ है देयर प्लान टू एक्शन ड्यूरिंग दैट क्रिटिकल सिचुएशन वाज वेरी अप्रिशिएटेड बाय ऑल। मतलब यहाँ सिंपली कह रहा है कि तारीफ किया गया है कि एक क्रिटिकल सिचुएशन होगा, उसकी उसमें कोई प्लान अच्छे से काम कर गया, ठीक है। देयर प्लान टू एक्शन ड्यूरिंग द क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब ये क्रिटिकल सिचुएशन होगा और उस दौरान उसका प्लान जो है वो काम कर गया, कोई अर्थ नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑफ का कोई सेंस नहीं बनता, यही दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। देखिए ऑफ तो होगा नहीं, तो ड्यूरिंग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दियर प्लान ऑफ एक्शन, है ना, कि एक्शन का जो प्लान था, अगर मैं प्लान ऑफ एक्शन लिखूं, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, तो इसका उल्टा मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तो एक्शन, एक्शन का जो प्लान था कि काम क्या करना है, एक्शन मतलब क्या, काम ही तो लिख सकते हो, है ना, या योजना लिख सकते हो, कि योजना का जो प्लान बनाया गया, जो एक्शन का प्लान बनाया गया, वो क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत तारीफ की गई, है ना। आप इस तरह भी याद रखिए, पूरा रखिए, प्लान ऑफ एक्शन ये होगा। मैं कुछ और मिलते जुलते वर्ड आपको लिखा देता हूँ जो अभी आपका आएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को देखिए, कई बार प्रीपोजिशन आते हैं ना, तो सिर्फ प्रीपोजिशन मत पढ़िए, कभी मत पढ़िए, क्योंकि नहीं याद होगे, आप हर बार भूलोगे। आप याद रखो प्लान ऑफ एक्शन, आप इस तरह पढ़ो, है ना। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यही याद भी रहेगा, इसके सिवा कोई भी दूसरा आप कोशिश भी कर लो तो आप बार बार भूलते रहोगे, और बोल प्रीपोजिशन तो बहुत ज्यादा होता है ना। एक वर्ड होता है एंट्री, टू टू द शोरूम, टू द रूम। देखिए सिंपली है, गो टू द रूम बोलते हो ना, गो टू द रूम, गो टू द रूम, गो टू द रूम, तो भाई एंट्री टू द रूम सेम है ना, कम टू द रूम, है ना। एक एक वर्ड होता है
एक होता है ना, बोलते हैं निरादर करने का आदत, है ना। हैबिट ऑफ एक्यूजिंग, याद रखिएगा। हैबिट ऑफ, है ना। अनादर करने का आदत, अनादर करने का आदत, है ना। आदत, ठीक है। हमेशा उसका आदत है कि लोगों का अनादर करता है। अनादर करने का जो आदत है ना, बहुत खराब है। तो हैबिट ऑफ एक्यूजिंग इज वेरी बैड, ठीक है। कि आप किसी चीज का आदत, हैबिट ऑफ का आदत अच्छा चीज नहीं होता। ज्यादा खाने का आदत भी अच्छा नहीं है ना। हैबिट ऑफ एक्यूजिंग, तो कुछ वर्ड जैसे प्लान ऑफ एक्शन है, एंट्री टू द रूम है, हैबिट ऑफ, हाँ, तो ये सब तीन चार चीज याद रखिए। एक एक वर्ड और मैं प्रीपोजिशन को बता देता हूँ जो अभी आपका आएगा। जैसे लिखते हैं कि बाय बॉस, ऑन फुट लिखते हैं हम लोग, है ना। ऑन फुट, ठीक है। ठीक है? या इन कार प्रयोग करते हैं, है ना। समझे। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिए, बाय बस, ऑन फुट, इन कार, है ना। ये प्रीपोजिशन आप याद रखिएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है। तो प्लान ऑफ एक्शन आपका सही है, और ड्यूरिंग दैट आनी, ये नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे स्टार सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 160 नंबर लिखा हुआ है कि टू इनेबल ओमेन टू बिकम लिटरेट, यानी महिलाएं पढ़े, एंड प्रोवाइड फॉर देमसेल्फ, है ना, और अपनी जरूरत के लिए काम कर सके। एजुकेशन फॉर गर्ल मस्ट बी डन वॉलुंटरी। वॉलुंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से, ठीक है, स्वेच्छा से। वॉलुंटरी मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से, ठीक है। कि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि महिलाओं को शिक्षित करना है, तो उन्हें शिक्षा को खुद करना, मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बदल सकते हो, केप्ट सेक्रेट बिल्कुल नहीं होगा, इनेबल, डन कंपल्सरली, मेड मैंडेटरी, है ना, कि मैंडेटरी कर देना चाहिए, ठीक है। तो टू इनेबल वोमेन टू बिकम लिटरेट एंड प्रोवाइड फॉर देमसेल्फ, एजुकेशन फॉर गर्ल्स मस्ट बी मेड मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, कि जिसे नकारा नहीं जा सकता, करना ही पड़ेगा, है ना। लीगल बाइंडिंग होता है यहाँ पे। मैंडेटरी मतलब क्या हो जाता है, लीगल बाइंडिंग, ठीक है। कि अगर आपको लिटरल करना है तो आपको उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। डन कंपलसरी मतलब होता है कि वो खुद करें ऐसा, डन कंपलसरी, जबकि ऐसा नहीं, हमें करना पड़ेगा, मैंडेटरी। दूसरी चीज, आप ये प्रयोग भी नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 161 लिखा हुआ है द सिलेबस डिजाइनर, कि सिलेबस का डिजाइन किया गया है। हाँ देखिए, डिजाइनर से, तो यहाँ हैज ना होके हैव होगा, ठीक है। तो हैव ट्राइड टू एड्रेस एप के, मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, ठीक है, वही होगा आंसर, ये सही होगा, और ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये सब फालतू ऑप्शन है। देखिए, द मैनेजर्स बिहेवियर वाज द क्विटेंस, क्विटेंस मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। तो द मैनेजर बिहेवियर वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मैनेजर का जो बिहेवियर था एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, है ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट सवाल। लिखा हुआ आवर पोजेशंस एंड अदर आइटम्स while ट्रेवलिंग टू यूरोप लास्ट ईयर was misplaced by the ट्रेवलिंग एजेंसी। पोजेशंस एंड आइटम्स मतलब इसी में बदलाव के बारे में बोल रहा है, कि आखिर क्या हो सकता है, लगेज ही बदल सकते हो, कि आवर लगेज while ट्रेवलिंग टू यूरोप लास्ट ईयर was misplaced by the ट्रेवलिंग एजेंसीज, ठीक है। बाकी ये सब कुछ नहीं है, लगेज ही होता है जनरली वर्ड, किट कुछ नहीं है, केसेस कुछ नहीं है, गुड्स कुछ नहीं है, लगेज। जब भी हम लोग टूर पर जाते हैं तो हम लोग का लगेज होता है, लगेज मतलब जो बैग वगैरह में हम लोग सामान भर के जाते हैं, वही तो मिसप्लेस होगा, ये कोई मशीन वशीन थोड़ी ना ले जाना है। लिखा हुआ है डू यू हैव टू स्टे होम लास्ट वीक, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, टू के साथ यू भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत लग रहा है ना। डू यू हैव टू स्टे, देखिए लास्ट वीक लिखा हुआ है, यानी पास्ट की बात है, यहाँ डू प्रेजेंट में, तो ये तो होगा नहीं, हैव भी नहीं होगा, डज भी नहीं होगा, तो डिड यू हैव होगा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। लिखा हुआ है द इनविटेशन कार्ड वेरी क्लियरली मेंशन दैट द एंट्री इन द रूम, मैंने अभी आपको बताया कि कम टू द रूम, गो टू द रूम, तो एंट्री टू द रूम, है ना। तो एंट्री टू द शो विल बी क्लोज्ड एट 6 PM, ठीक है।
याद रखिएगा, एंट्री के साथ टू भी लगाते हैं ना, एंट्री टू, है ना। लिखा हुआ है द इवेसिव नेचर, इवेसिव मतलब क्या होता है, बढ़ जाने का नेचर, है ना। ठीक है, इवेसिव नेचर ऑफ द पॉलिटिशियन इज व्हाट इज मेकिंग हर ए पुअर चॉइस फॉर द पोस्ट। इसमें क्या था, इवेसिव का उल्टा पूछा गया था, है ना। ये मैंने खुद जोड़ा है कि इसमें जो सवाल बना था एक्चुअली में एग्जाम में, उसमें इवेसिव का पूछा था कि इसका एंटोनिम आप क्या प्रयोग कर सकते हो। तो इवेसिव मतलब क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल हो जाएगा, बाकी ये सब तीनों तो नेगेटिव वर्ड है, ये एक सिर्फ पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। लिखा हुआ है द डिवीजन ऑफ लेबर इज द सेकेंड स्ट्रैटेजी टू पोजेज मनी। ठीक है, अब इसमें से टू पोजेज मनी को हमको बदलने बोला है कि आखिर आप क्या बदल सकते हो। तो टू मेक अ स्ट्रैटेजी बिल्कुल, टू गिव सपोर्ट बिल्कुल, टू बिल्ड वेल्थ, यही होगा कि अगर आपको धन दौलत बनाना है तो डिवीजन ऑफ लेबर इज द सेकेंड स्ट्रैटेजी टू पोजेज मनी। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या हुआ, कुछ लेबर होंगे बहुत अच्छे काम कर रहे हो, कुछ लेबर सुस्त काम कर रहे हो, तो डिवीजन होना चाहिए। जो लेबर अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छे से काम दे, उनका प्रोत्साहन करे, जो लेबर मतलब काम ठीक से नहीं कर पा रहे उसे वही काम दे जो वो काम कर सकता है। इससे फायदा होगा कि जो लेबर अच्छा काम कर रहा है उसे ज़्यादा प्रमोशन भी मिलेगा, वो ज़्यादा सपोर्ट भी कर पाएगा। और जो लेबर कम काम कर पाता है या काम नहीं कर पाता तो उसे वैसा ही काम दे दे जो वो कर सके। तो इससे क्या होगा कि लेबर एक ही होगा लेकिन काम की टेंडेंसी अनुसार बदल जाएगा और उसका फायदा कंपनी को होगा। लिखा हुआ है एलिस वॉन्ट बी कमिंग टू द कंसर्ट एज सी वाज इल। वोंट बी मतलब क्या हुआ, विल नॉट बी, विल नॉट बी, है ना। ठीक, तो क्या परिवर्तन है, अलिस विल नॉट बी कमिंग टू द कॉन्सर्ट एज सी इज इल, है ना। ठीक है, यही होगा आंसर। आप पढ़े होंगे कि दो पचहत्तर, देखते 169 नंबर सवाल, देखिए 10 ईयर्स लिखा हुआ है आपके सामने। माई फ्रेंड हैज बीन योर टीचर सिंस 10 ईयर्स। मैं आपको बताता हूँ, इसमें शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा बताता हूँ फॉर और सिंस को लेके कि क्या ट्रिक है। कोई भी टाइम दिया होगा, कोई भी टाइम दिया होगा, आप उस टाइम से शुरू करो और प्रेजेंट तक आने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर फोर और सेंस के बारे में तो खैर आप लोग जानते होंगे कि फोर मतलब सिर्फ एक काउंटिंग नंबर दे दे। फोर में क्या दे दे, काउंटिंग नंबर, सिर्फ नंबर नहीं, हमेशा पढ़िए काउंटिंग नंबर, ठीक है, याद रहेगा। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरह कुछ रहे, है ना। तो फोर के केस में काउंटिंग नंबर है और सिंस के केस में काउंटिंग नंबर नहीं है, बस यही, बस इतना ही पढ़ना है। फोर के केस में होगा काउंटिंग नंबर होगा और सिंस में केस में क्या होगा, काउंटिंग नंबर नहीं होगा, काउंटिंग नंबर नहीं होगा। ठीक है, काउंटिंग नंबर नहीं, बस इतना ही कर लीजिए। ये भी ट्रिक अच्छा है कि फोर के लिए ना काउंटिंग नंबर होगा, सिंस के लिए काउंटिंग नंबर नहीं होगा। दूसरी ट्रिक मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो समय दिया वहां से प्रेजेंट में आने की कोशिश करो। अगर आप आ पाते हो, अगर आप आ जाते हो सेंस प्रयोग करना, नहीं आ पाते हो तो फोर प्रयोग करना। ठीक है, ठीक है। आप ट्रिक क्या है कि अगर आप जिस समय दिया वहां से प्रेजेंट में आ सकते हो सेंस का प्रयोग करो, नहीं आ सकते तो फोर का प्रयोग करो। अब मैं ये सब सारी चीजें मिटाता हूँ और इसको आपको ठीक से समझाता हूँ। पहली चीज समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर्स, एक काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर है। तो जब काउंटिंग नंबर है तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा तरीका है, फोर 10 ईयर्स, मैंने बोला जो समय दिया है वहां से आप प्रेजेंट में आने की कोशिश करो। तो 10 ईयर्स, अब 10 ईयर्स अभी से 10 ईयर्स देखना है कि पास्ट में से कहीं समय ले ले वहां से 10 ईयर्स देखना है। एक डाउट है, यदि मैं 10 ईयर्स बोलूं तो हम यहाँ से भी 10 ईयर्स देख सकते हैं और अगर हम पास्ट में भी कहीं हम यहाँ से भी 10 ईयर्स देख सकते हैं। तो मतलब ये इसका निकलता है कि हम पहुंच ही नहीं सकते प्रेजेंट में, है ना, अनसर्टेनिटी है, नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा। जब हम पहुंच जाते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं, नहीं पहुंच पाते तो फोर का प्रयोग करते हैं। तो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फोर 10 ईयर्स। ठीक है, देखिए 170 लिखा हुआ है द परचेस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सिंगुलर है, मोर देन यू एस्टिमेट। ठीक है, लिखा हुआ है द ट्रेवलिंग जिप्सीज। देखिए जिप्सीज किसको बोलते हैं, जिप्सी बोलते हैं खाना बदोश लोगों के, जो घूम घूम के अपना काम करता है, खाना बदोश। खाना बदोश जो घूम घूम के अपना काम करते हैं। वांटेड टू डिस्प्ले स्किलफुल एंटिक्स, जो घूमक जो खाना बदोश लोग हैं जो घूम घूम के करते हैं, वो चाहते थे कि दियर उनके स्किलफुल एंटिक्स को दिखाया जा सके। लिखा हुआ है सुबोधा हैज नॉट फिनिश टू पेंट। देखिए ये भर्ब है, इसके बाद भी आप पेंट, आपका क्या भर्ब है। मैंने बताया कि दो भर्ब लगातार नहीं आ सकते। अगर एक भर्ब है इसके बाद हमको नाउन चाहिए, नाउन के रूप में आप जेरेंट का भी प्रयोग कर सकते हो। यानी
पेंटिंग आपका सही हो जाएगा। तो सुबोधा हैज नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द विंडो। देखिए एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है 100, मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था कि देखिए जैसे मान लीजिए रुपी है, 10 है, 100 है। मैं जो बेसिक चीज बता रहा हूँ बस उस चीज को ध्यान रखें, बाकी आप 1000 वुजेंट जो भी चाहिए जा सकते हैं। ये जो है ना, ये एडजेक्टिव होते हैं, और यदि ये एडजेक्टिव है तो आप इसके साथ यस या ईएस लगा सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी एडजेक्टिव के साथ यस या ईएस नहीं लगता है ना। लेकिन ये चीजें नाउन भी बनती हैं, ये चीजें नाउन भी बनती है, और इनको नाउन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसमें यस या ईएस जोड़ा जाता है। सिंपल है, बस इतना ही टैक्टिक्स याद रखना है कि रुपी, 10, 100 ये सब जो भी आता है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने का मतलब हुआ कि जब भी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा यस और यस नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनका प्रयोग नाउन की तरह किया जा रहा है तो उसमें यस और यस जरूरी हो जाता है। तो बस आपको वही पकड़ना है कि यदि ये आया है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा नहीं करेगा। यदि ये एडजेक्टिव की तरह आया है, बस इतना ही रखता हूँ मैं, उसके बाद देखता हूँ। मान लीजिए इसमें जो है 100 सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देयर आर 100 ऑफ सुपर स्टिटियस, कोई भी फिट बैठ रहा है क्या? गुड ऑफ पीपल इस तरह प्रयोग करते हैं? नहीं, पीपल का प्रयोग यहाँ पे यदि कर रहे तो यहाँ भी हमको नाउन ही चाहिए, है ना, ठीक है, या नंबर चाहिए। तो यहाँ पे यदि ये एडजेक्टिव, हमको एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे हमको नाउन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे यस लगेगा, ठीक है। तो देयर आर 100 ऑफ सुपर स्टिटियस, जब ये 100 होगा ना तब ये नाउन की तरह प्रयोग होगा, समझो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, तो यहाँ हमको नाउन चाहिए, और इसलिए हमने यहाँ पे इनका यस का प्रयोग किया। और ऐसा सिर्फ आपको नंबर 4 में ही मिलेगा। देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशन दैट सर्वाइव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड स्टडी ऑफ देम इज रेदर अम्यूजिंग। देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। राहुल लाइक्स टू कीप हिज आउट स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड मतलब होता है नीट एंड क्लीन, स्पीक एंड स्पेन होता है क्या होता है? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है द मार्कशीट ऑफ मेनी स्टूडेंट हैव बीन विथ हेल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। विथ हेल्ड नहीं होगा, यहाँ पे हैंडेड आउट होगा, कि बहुत सारे बच्चों को क्या किया गया? बांट दिया गया, उनकी जिनकी मार्कशीट थी उनको हैंडेड आउट कर दिया गया, यानी उनको दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। लिखा हुआ है यू कैन नॉट वॉक थ्रू आउट द डेजर्ट बाय। अब क्या प्रयोग कीजिएगा यहाँ पे, सोचिए, ठीक है। यू कैन नॉट वॉक लिखा हुआ है यू कैन नॉट वॉक थ्रू आउट डेजर्ट्स बाय बेयर फीट। बाय नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया कि बाय बस होता है, बाय बस होता है लेकिन ऑन फुट होता है, ठीक है, ऑन फुट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग है, थ्रू डेजर्ट्स, है ना, ऑन बेयर फुट, ये आपका प्रयोग होगा। यू कैन नॉट वॉक थ्रू डेजर्ट ऑन बेयर फुट और दे विल गेट बर्न, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हिज वाइफ हैज ए बैड हैबिट ऑफ एक्यूजिंग। मैंने अभी बताया हैबिट ऑफ होता है, हैबिट ऑफ होता है शिकायत करने का आदत, एक हम लोग जनरली बोलते हैं शिकायत का आदत, उसका आदत हो गया शिकायत का आदत, हैबिट ऑफ एक्यूजिंग, यानी हैबिट ऑफ एक्यूजिंग हिम, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 177 देखते हैं। निधि वाज नॉट फीलिंग वेल एट शी डिसाइड टू गो टू वर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पर पास्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि इधर पास्ट है, इधर भी आपको पास्ट चाहिए, तो प्रेजेंट होगा, हम उसको पहले हटाते, जैसे ये हट गया, ये हट गया, अब ये दोनों में से कौन प्रयोग करोगे, है ना, ठीक है, ये सही हो जाएगा, है ना। एट सी डिसाइडेड टू गो टू वर्क, और नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे यहाँ इडियम्स पूछा गया है कि दे हैड टू कैंसिल देयर ट्रिप एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में, ड्यू टू बैड वेदर, कि मौसम बहुत खराब था और अंतिम क्षण में उन लोगों ने अपना जो ट्रिप था वो कैंसिल कर दिया। तो कौन सा प्रयोग करेंगे? तो एट द 11th आवर, है ना, एट द लास्ट मोमेंट, 11th आवर मतलब ये होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। अब आप समझिए कि यदि ये सब इडियम है ना, तो मैं आपको सबका ओरिजिन बताऊंगा, आराम से सुनिएगा, मैं आपको हर इडियम का ओरिजिन बताऊंगा कि आखिर ये ओरिजिन बना कैसे। एट द 11th आवर मतलब क्या है? देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो वो जो समाप्त हुआ, ठीक है, वो हुआ था 11 AM ऑन November 11। आप देख रहे हो एकदम लास्ट है, ठीक है, 11th आवर ऑफ द 11th डे ऑफ 11 मंथ, है ना।
मतलब एकदम 11 एट द 11th आवर। ठीक है, सब याद कीजिए कि 11 बजे 11 नवंबर को हुआ था। एक मिस्ट्री है, मिल रहा है एट द लास्ट मोमेंट कि जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो एकदम लास्ट समय में जाके खत्म हुआ है। ठीक है, एक आपके सामने एट समबडीज बैक एंड कॉल, इसका मतलब एक ऑफिस में होता है ना। ऑफिस में देखे होंगे कि एक चैम्बर होता है और चैम्बर के बाहर स्टाफ बैठा होता है, यहाँ ऑफिसर बैठे होते हैं, उनके पास एक छोटा सा बेल होता है ना। ये बेल बजाते हैं, ये स्टाफ तुरंत अंदर चला जाता है। जी सर। तो एट समबडीज बैक एंड कॉल, इसका मतलब ये हुआ। एट ए स्टोन थ्रो मतलब हुआ कि आपके पास जितना भी ताकत है आप पत्थर फेंकिए, है ना। पत्थर फेंकिए, कितना दूर जाएगा, नजदीक ही दूर जाएगा। ऐसा तो है नहीं आप दिल्ली में है मुंबई चला जाएगा, कम ही दूर जा पाएगा। एट ए स्टोन थ्रो मतलब क्या हुआ, नजदीक। एट ए स्टोन थ्रो मतलब क्या हो जाएगा, नजदीक। नजदीक। एक लिखा हुआ है एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंथ, एट सिक्सेस एंड सेवन। अब समझिए एट सिक्सेस एंड सेवन का प्रयोग कैसे होता है। जो लगभग 14वीं शताब्दी का बात है, उसमें क्या था कि आपने देखा होगा कि 26 जनवरी में क्या होता है, एक परेड लगता है ना। गणतंत्र दिवस में एक परेड होता है, इस स्टेट का है ना, बहुत सारे स्टेट का परेड लगा होता है। तो कोई स्टेट को होगा बोला गया कि 7 नंबर में आप जाइएगा, किसी स्टेट को बोला गया होगा कि आप 6 नंबर में आप जाइएगा। ठीक है, लेकिन जब उस समय की बात थी, उस समय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस चलता था, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अभी तो खैर चुनाव होता है, मतलब किसी को भी आगे दे दिया। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसको पहले जाने दिया जाएगा और जो उससे कम ताकतवर है उसको बाद में जाने दिया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में यही था कि दो कंपनियां थी, उनकी पावर सेम था, दो कंपनियों का पावर सेम था। तो ये बोलती कि नहीं 6 में हम जाएंगे, दूसरी कंपनी बोलती नहीं 6 में हम जाएंगे, तुम 7 में जाओ, कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। दोनों आपस में लड़ते रहता था। तो वहां का जो राजा था, जो किंग था, वो बोल दिया कि एक काम करना, एक साल तुम 6 नंबर पे चला जाना, एक साल तुम 7 नंबर पे चला जाना। सिंपल था। यानी एक अनसर्टेनिटी आ गया, कंफ्यूजन आ गया कि भाई कौन पहले जाएगा। तो एट 6 एंड 7 मतलब यही होता है, पजल होना, कंफ्यूज होना। यहीं से इसका अर्थ है, पजल होना, कंफ्यूज होना। ठीक है, एट 6 एंड 7 मतलब कंफ्यूज होना। ठीक है, यहीं से बनता है इसका अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 179 लिखा हुआ है द डोर, इसके लिए प्रोनाउन आया है, एक नाउन बन गया और इसके लिए हमको यहाँ वर्ब चाहिए। तो वर्ब चाहिए तो कनेक्टिंग तो नहीं होगा, कनेक्ट सही होगा। ठीक है, ये सिंगुलर प्रयोग है। चलिए आगे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू बोलिए, बी यूज टू बोलिए, एडमिट टू बोलिए, एडमिट टू बोलिए, ओपोज टू बोलिए, ओपोज टू बोलिए, है ना। बी अकस्टम टू बोलिए, बी अकस्टम टू बोलिए। ये सब के बाद ना आप भी फोर का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टू आया है ना वो प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का जो भी फॉर्म आता है वो जेरंड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्लीपिंग, है ना, ये आपका सही होगा। तो इस तरह से हमारी ये वीडियोज का सीरीज खत्म होता है, और जो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एरर था उसके सारे सवाल हमने डिस्कस कर दिया है। हो सकता है कि कुछ 1 2 3 4 सवाल ऐसे होंगे जिसको मैं थोड़ा क्लियर डिस्कस नहीं कर पाया होऊंगा, लेकिन भरोसा रखिए अपनी एन वीडियोज में हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी धीरे धीरे देंगे। बाकी आपको हमारी कौन सी चीज़ों को हम, यदि आप हमारी पूरी वीडियोज को फॉलो किए या फिर देख रहे हैं तो आप हमें जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या संशोधन चाहिए, कहाँ पे मैं थोड़ी बहुत गलती कर रहा हूँ और क्या सुधार आप वहाँ पे चाहते हो। आप हमारे कंटेंट को लेकर भी क्वेश्चन कर सकते हो, कंटेंट को लेकर भी आप जरूर हमसे शेयर करें कि कैसा कंटेंट आपको चाहिए, जो एक मतलब बेस्ट हमें भी सर्व करने में अच्छा हो, आपके लिए भी। तो धन्यवाद। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एरर खत्म हुआ। ठीक है, धन्यवाद।